हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग पीछे सॉल्यूशन चैप्टर स्टडी कर चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर भी पढ़ाई कर चुके हैं, केमिकल काइनेटिक भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी हम लोग सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? जो कि आपको कहिए फिजिकल केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर हो जाएगा, जो हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं। ठीक, सॉलिड स्टेट पिछले साल सिलेबस से हटा दिया गया था, लेकिन इस साल जो सिलेबस रिड्यूस्ड होकर आया है सीबीएसई की तरफ से, उसमें सॉलिड स्टेट मेंशन है, यानी आपको सॉलिड स्टेट भी पढ़ना होगा। ठीक है, सिलेबस में आप देख रहे हैं 30% अभी तक रिड्यूस किया गया है, जिसमें से 3 चैप्टर तो कम्प्लीटली हटा दिया गया है। एक छठा चैप्टर आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, या जिसे मेटलर्जी बोलते हैं, एक शायद पॉलीमर है, और एक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये 3 चैप्टर कंप्लीट रिमूव कर दिया गया है। तो बाकी जो चैप्टर बचे उसमें भी बहुत सारे टॉपिक को हटा दिया गया है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। जेईई मेन और मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा मानना होता है कि जो बोर्ड का सिलेबस होगा वही जेईई मेंस का और नीट का सिलेबस होता है। लेकिन ऐसी बातें आपको नहीं सोचनी है। ठीक है, ऐसा मानना है, हम ये कह रहे हैं, है ना। जेईई और नीट का सिलेबस जो होगा वो सेपरेट होना चाहिए। उसके लिए कोई अभी तक घोषणा नहीं किया गया है कि जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है वो जेईई पर भी लागू होगा, नीट पर भी लागू होगा, यानी मेडिकल में भी कि नहीं होगा, ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया गया है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सारे चैप्टर्स को, सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, है ना। बाद में ही पढ़ेंगे, लास्ट में ही पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक तो आपको कहिए चैप्टर के बीच में ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो चैप्टर हटाया गया है उस चैप्टर को हम लोग लास्ट में आप देखेंगे, है ना। तो चलो उसी कड़ी में हम लोग यहाँ पर अभी अपना सिलेबस को और आगे बढ़ाते हैं। सरफेस केमिस्ट्री स्टडी करेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, अब आओ थोड़ा सा सरफेस केमिस्ट्री का हम इंट्रोडक्शन समझ लें। सरफेस केमिस्ट्री नाम ही कुछ समझ में आ रहा होगा, सरफेस। तो बहुत सारे बच्चों को मैं यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिविटी डाल रहा हूँ कि जो बच्चे न्यूमेरिकल से भागते हैं, डरते हैं, नहीं बनाना चाहते, केवल थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए चैप्टर तो वरदान है उसके लिए। तो इसमें कहीं कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है। ठीक है, कोशिश करेंगे। फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, उसमें 1-2 न्यूमेरिकल पूछ सकता है, लेकिन ओवरऑल कहो इस पूरे चैप्टर में न्यूमेरिकल नहीं है। कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, यानी आपको कहानी की तरह पूरी बात को सुनना है, और जो हम बोर्ड पर लिखेंगे कहानी टाइप बोल रहे हैं, मतलब 2 ही काम इसमें करना है। जो हम बोलेंगे हेडफोन लगा करके या मोबाइल में बिना हेडफोन का भी आप सुन सकते हैं, आवाज़ आपको बोल्डली जरूर जाता होगा। और जो बोर्ड पर हम लिखाएंगे आपको, उसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में और एक बार पढ़ लेना है, बस हो गया, चैप्टर ख़त्म। इसमें कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है, इसमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, न्यूमेरिकल नहीं आना है। केवल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो 5 मार्क्स आपके लिए सिक्योर हो गया। अब तो चूंकि 3 चैप्टर हटा दिया गया है तो इसका मार्किंग भी बढ़ जाएगा, है ना। 6 मार्क्स लगभग हो जाएगा इस चैप्टर का। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? 3 चैप्टर हटा दिया गया है, तो अब तो जो 70 मार्क्स का एग्जाम होगा, तो जो बचे हुए चैप्टर्स हैं उसी में डिस्ट्रीब्यूट होगा सारा मार्क्स। सीधी सी बात है, मार्क्स तो हर चैप्टर को कुछ ना कुछ मिलेगा, बढ़ेगा, और बढ़िया है। ठीक है, कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में भी इससे एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़िए और टिक लगाइए, चूँकि न्यूमेरिकल तो है नहीं, लॉजिकल क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ रहा है, टिक लगाना है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है। और चौथी सबसे बड़ी बात कि बहुत ही छोटा चैप्टर है ये। छोटा इसलिए भी हो गया, इसमें कैलकुलेशन न्यूमेरिकल तो आता नहीं है, उसका क्लास सीधे हमको बच जाएगा, कैलकुलेशन नहीं करना है। एक्स्ट्रा वीडियो जो हम न्यूमेरिकल का बनाते थे वो नहीं आपको पढ़ना होगा, तो ये चैप्टर जल्दी ख़त्म हो जाएगा। होगा क्या इससे, 4 चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका रहेगा। उसके बाद फिर हम सॉलिड स्टेट पढ़ा देंगे। ठीक है, चूँकि सॉलिड स्टेट सिलेबस में है, इस बार देखें सीबीएसई जो अपना रिड्यूस करके भेजा है उसमें सॉलिड स्टेट का भी चर्चा है।
सॉलिड स्टेट को हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के बाद पढ़ेंगे, उसमें फिर न्यूमेरिकल आएगा। तो ये बच्चे जो भागते हैं न्यूमेरिकल से, उनके लिए चैप्टर बहुत ही बढ़िया होने वाला है, खूब बढ़िया चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मतलब मज़ेदार चैप्टर समझो। फिजिकल केमिस्ट्री का वैसे भी आपको पता है न्यूमेरिकल नहीं है, कहानी की तरह डिफरेंट टॉपिक्स को हम लोग समझेंगे, छोटे छोटे इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत है ना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। पढ़ेंगे, लिखेंगे, फिर सुनेंगे कहानी, फिर लिख लेंगे, फिर सुनेंगे, फिर लिखेंगे, यही प्रक्रिया पूरे चैप्टर में करनी है, बस हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। अब बहुत मज़ेदार है। देखो चलिए आइए, सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है वो समझो। सरफेस केमिस्ट्री हमारे केमिस्ट्री का एक वैसा ब्रांच है जिसमें हम लोग वैसे फिनोमेनन का स्टडी करेंगे जो सरफेस पर घटित होता है, यानी वैसी सारी प्रोसेसेस को हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करने वाले हैं जो सरफेस पर घटता है, सरफेस फिनोमेनन। जैसे कोरोजन, आप देखते होंगे लोहा में जंग लग जाता है, कैसे लगता है जंग? क्या वो अगर इतना मोटा लोहा का बल्क है तो क्या अंदर जंग लगा रहता है या सरफेस पर लगता है? सरफेस पर लगता है, ठीक है। एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन भी एक सरफेस फिनोमेनन है। हेट्रोजीनस कैटालाइसिस हम लोग पढ़ेंगे, हेट्रोजीनस कैटालाइसिस वो भी एक सरफेस फिनोमेनन है। आगे सब सारे टॉपिक हमको इसी चैप्टर में आएंगे, अभी घबराने की आवश्यकता नहीं कि सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो उसके अलावा इलेक्ट्रोड प्रोसेस है, इलेक्ट्रोड प्रोसेस ये सब भी सरफेस फिनोमेनन है। एक एक करके हम लोग सारे सरफेस फिनोमेनन का इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर को हम लोग मेनली 3 भाग में बांट लेते हैं, यानी 3 मेजर टॉपिक इसमें पढ़ना है। एक हमारा होता है एडजॉर्प्शन, ठीक है, एक टॉपिक ही है बड़ा सा। फिर दूसरा पढ़ना है हम लोग को कैटालाइसिस, ठीक है, और तीसरा टॉपिक पढ़ना है कोलॉइडल सॉल्यूशन या कोलाइड्स। नाम तो सुने होंगे निश्चित रूप से, है ना, कोलाइड्स 9th-10th में भी आपको पढ़ना रहा होगा, ठीक है। तो कोलाइड्स का यहाँ हम लोग सबसे ज़्यादा स्टडी करेंगे, क्योंकि 3 टॉपिक तो हम लोग बांटे हुए हैं, एडजॉर्प्शन, कैटालाइसिस और कोलाइड्स। एडजॉर्प्शन कैटालाइसिस छोटा है, छोटा छोटा है, जितना टाइम इस दोनों को पढ़ाने में लगेगा उतना ही टाइम को पूरे कोलाइड्स पढ़ाने में लगेगा, ठीक है। यानी कोलाइड्स कहो इन तीनों टॉपिक में सबसे बड़ा टॉपिक हो गया। बच्चों इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गई? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग सरफेस केमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री? तो दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द फिनोमेनन अकरिंग एट द सरफेस और इंटरफेस। सरफेस को इंटरफेस भी कहा जाता है। इंटरफेस या सरफेस समझते हैं, एक ऐसा बाउंड्री, एक ऐसा प्लेन, एक ऐसा सरफेस जो 2 बल्क फेज को सेपरेट करता हो, जो 2 बल्क फेज को सेपरेट करता हो। जैसे मान लो कि एक कंटेनर में आप पानी डाल देते हैं, पानी भर दिए, मान लो, जैसे मान लो ये आपका कंटेनर है, इसमें आपने पानी डाल दिया। अब समझो कि इसके अंदर भी बहुत सारे सरफेस हो सकते हैं। अब तो इसको सोच सकते हैं ना, बहुत सारे सरफेसेज हैं, ठीक है, लेकिन अंदर वाले को हम लोग सरफेस नहीं बोलते हैं, उसे बोलते हैं बल्क फेज। सरफेस इसमें ये कहलाएगा, सबसे ऊपरी लेयर होगा, सबसे ऊपरी लेयर जो होगा, सबसे ऊपर का लेयर, वो हमारा सरफेस या इंटरफेस कहलाएगा। अब देखो, अगर ऊपर कुछ नहीं है तो गैस तो होगा, हमारे एटमॉस्फेरिक गैस, जो एटमॉस्फेयर में गैस है O2, N2, CO2 और भी। तो नीचे लिक्विड है और ऊपर गैस है। इस गैस और इस लिक्विड को कौन सा ऐसा प्लेन है जो सेपरेट कर रहा है? वह प्लेन है ये लेयर, है ना। बस इसी लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे? सरफेस या इंटरफेस। यानी एक ऐसा बाउंड्री, एक ऐसा प्लेन जो 2 फेज को अलग करता हो। ये गैस फेज है और ये लिक्विड है, यानी वाटर मान लेते हैं इसे हम लोग। यहां 2 फेज आपको दिख रहा है साफ साफ, लिक्विड और गैस। दोनों फेज को कौन सा ऐसा बाउंड्री है जो सेपरेट कर रहा है? ये, इसी को हम लोग सरफेस या इंटरफेस कहेंगे। क्लियर है? ठीक है ना। अब देखो यहां पर, जैसे देखो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड के बीच, सॉलिड
गैस के बीच या लिक्विड गैस के बीच, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग दर्शाते हैं, है ना, कि सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, ठीक है, सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। जैसे ये एग्जांपल देखो, लिक्विड और गैस का है, ठीक है, तो जो भी दो बल्क फेज होंगे तो उनको हम लोग लिखते हैं इस प्रकार, लिक्विड गैस, और बीच में एक लाइन देते हैं इस प्रकार से, या ऐसे भी लिखा जाता है, लिक्विड फिर डैश गैस। ये प्रचलन है। प्रचलन मतलब क्या, जो सरफेस या इंटरफेस होता है ना, उसको दर्शाने का ये तरीका है कि लिक्विड गैस, ऐसे बीच में दे दिए हम हाइफन या स्लैश जो कहिए, ठीक है, ये यहाँ पर हो गया डैश, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो डैश है ना, ये लाइन जो खींचते हैं, यही इंटरफेस या सरफेस को इंडिकेट करने के लिए दिया गया है। इसका कोई काम नहीं है बेटा, सब इसी तरह किताब में चर्चा कर देता है कि दो बल्क फेज होगा, दोनों बल्क फेज को हम स्लैश लाइन से या डैश से इंडिकेट कर देते हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? अब आइए, तो बच्चों एक चीज और समझो यहाँ पर, जैसे देखो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुछ एटम्स या मॉलिक्यूल्स को इंडिकेट कर दिया है कि बनाने में छोटा बड़ा हो सकता है, दाएं बाएं खसक सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से कोई है ना, समझ में आ रही बात? इसको हम एक कंटेनर में डाल लेते हैं मान लो, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो एक चीज कि जो यहां सरफेस पर मॉलिक्यूल होगा, सबसे ऊपरी लेयर जो है, इसे हम लोग सरफेस मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं। सरफेस पर उपस्थित ये मॉलिक्यूल्स है, सबसे ऊपरी लेयर को बोल दिए सरफेस पर उपस्थित मॉलिक्यूल, ठीक है, ये हमारा सरफेस हो गया। सरफेस लेयर कहते हैं इसको, सबसे ऊपरी सरफेस लेयर है ये। अब एक चीज समझिए कि जो भी मॉलिक्यूल इसमें होगा सेंटर में, इसकी हम बात कर लेते हैं, मान लो ये। अब ध्यान से समझना जरा इसे, ये जो बीच में मॉलिक्यूल है ना, इस पर इक्वल फोर्स लग रहा है, यानी ये मॉलिक्यूल जो आपको दिख रहा होगा यहां पर, ये सभी मॉलिक्यूल्स इस पर एट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा, है ना, इधर लगा रहा होगा, इधर लगा रहा होगा, इधर लगा रहा होगा, इधर लगा रहा होगा, इधर लग रहा होगा, इधर लग रहा होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी मॉलिक्यूल्स या एटम्स बीच में होंगे, बल्क के बीच में कहीं पर भी, उस एटम पर सभी डायरेक्शन में इक्वल फोर्स यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करता है। यानी बीच वाले कोई भी एटम्स होंगे ना, उस पर एक बैलेंस्ड फोर्स काम करता है सभी डायरेक्शन में। लेकिन जो सरफेस पर मॉलिक्यूल होते हैं, सरफेस पर मॉलिक्यूल, वो आपको राइट साइड में अट्रैक्शन फोर्स फील करेगा, लेफ्ट साइड में फील करेगा, नीचे की तरफ फील करेगा, क्योंकि इसके ऊपर तो एटम या मॉलिक्यूल है ही नहीं इस सब्सटेंस का। इसका मतलब ये हुआ कि जो सरफेस पर मॉलिक्यूल होंगे वो नेट इनवर्ड अट्रैक्शन फील करेगा। क्यों? राइट साइड, लेफ्ट साइड, चलो ये काउंटर बैलेंस हो गया। अब नीचे की तरफ तो लग रहा है, इधर नीचे की तरफ तो फोर्स लग रहा है, ऊपर तो लग नहीं रहा है। इसका मतलब है कि जो सरफेस पर एटम या मॉलिक्यूल होगा वो नेट इनवर्ड अट्रैक्शन फील करता है, जबकि बल्क के बीच का जो मॉलिक्यूल्स एटम्स होगा उस पर बैलेंस्ड फोर्स काम करेगा, सभी डायरेक्शन में इक्वल फोर्स काम करेगा। जबकि सरफेस पर जो मॉलिक्यूल होगा उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स काम करेगा। नीचे की तरफ नेट इनवर्ड अट्रैक्शन होगा, यानी सरफेस पर उपस्थित मॉलिक्यूल जो होगा नेट इनवर्ड अट्रैक्शन फील करता है, जिसे हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। यानी ये नेट नीचे की तरफ एक फोर्स फील करेगा, नेट फोर्स, नेट इनवर्ड अट्रैक्शन, नेट
इनवर्ड एट्रैक्शन, यानी सरफेस पर उपस्थित मॉलिक्यूल्स जो होंगे, अंदर वाले मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करेगा, अंदर के मॉलिक्यूल्स जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो लगाता है सरफेस के मॉलिक्यूल पर, उसी को बोलना है सरफेस टेंशन। ठीक है, यानी सरफेस पर उपस्थित मॉलिक्यूल अनबैलेंस्ड फोर्स फील कर रहा है, नीचे की तरफ ज्यादा फील कर रहा है, ऊपर तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा अभी। ठीक है ना। अगर मान लो ऊपर में गैस है, गैस के एटम्स अगर है, मान लो गैस के मॉलिक्यूल्स कहो या एटम्स कहो, जो भी कहो, ठीक है, तो ये जो सरफेस पर एटम या मॉलिक्यूल है वो अंदर की तरफ जो अट्रैक्शन फील कर रहा है, उसी अट्रैक्शन के कारण जो ये सब मॉलिक्यूल होंगे ऊपर गैस के, वो इस पर आके चिपक जाएगा, यानी उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा गैस का मॉलिक्यूल सब, जिससे होगा क्या, ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स था थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। बात को समझो ध्यान से, क्या बोल रहे हैं। सो मान लो कि ये गैस का एटम्स है या गैस के मॉलिक्यूल्स है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। अभी ये मान लो इसके इसके बीच कोई फोर्स अभी फिलहाल काम नहीं कर रहा है, तो ये जो सरफेस पर मॉलिक्यूल है वो नेट इनवर्ड अट्रैक्शन फील कर रहा है। अब जैसे ही गैस के मॉलिक्यूल्स ऊपर में आएंगे, ये क्या करेगा, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है इसके सरफेस पर आकर के चिपकेगा, इसके सरफेस पर आके चिपकेगा। अब होगा क्या कि जब ये नहीं चिपका हुआ था तो नेट इनवर्ड अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा था, लेकिन जैसे ही कुछ आकर चिपकेगा ऊपर में, तो इसके और गैस के बीच भी अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा। वहां तो जो नेट इनवर्ड अट्रैक्शन था वो तो बैलेंस कुछ तो होगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, ऊपर की तरफ भी फोर्स लगना शुरू हो गया। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि टोटल काउंटर बैलेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि नीचे वाले मॉलिक्यूल्स में ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम कर रहा होगा और गैस का मॉलिक्यूल ऊपर से आकर के वीक वान डर वाल्स फोर्स से जुड़ गया होगा। ठीक है ना। यानी ऐसे पूरे समझाने के पीछे मकसद ये है ना बेटा हमारा, कि जो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उस पर बैलेंस्ड फोर्स काम करता है सभी डायरेक्शन में, जबकि सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नेट इनवर्ड अट्रैक्शन फील करता है, जिसको हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं, जिसके कारण जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स काम करता है। उसकी एनर्जी जो होती है अधिक होती है सरफेस पर उपस्थित मॉलिक्यूल का, और सरफेस पर उपस्थित मॉलिक्यूल ये चाहता है कि उसकी एनर्जी जो अधिक है अनबैलेंस्ड फोर्स होने की वजह से, वो अनबैलेंस्ड फोर्स थोड़ा बैलेंस हो, यानी वो भी चाहता है कि उसकी एनर्जी जो अधिक है अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण वो एनर्जी कम हो जाए। तो कम होने के लिए कुछ ना कुछ काम करेगा। क्या काम करेगा भाई, उसके कांटेक्ट में अगर गैस के मॉलिक्यूल्स आते हैं तो उसको वो अट्रैक्ट करने लगेगा। अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, पहले नीचे की तरफ जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम कर रहा था अब ऊपर में भी काम करने लगेगा थोड़ा सा, तो कुछ तो एनर्जी रिड्यूस हुआ होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे ही नया फोर्स बनना शुरू होगा तो वहाँ एनर्जी रिड्यूस होगा। तो पहले ज़्यादा नीचे की तरफ फोर्स काम कर रहा था अनबैलेंस, तो सरफेस पर उपस्थित मॉलिक्यूल मोर इनर्जेटिक होता है अंदर वाले मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अंदर वाले मॉलिक्यूल पर बैलेंस्ड फोर्स काम करता है तो उसकी एनर्जी कम होती है, लेकिन सरफेस वाले मॉलिक्यूल पर नीचे की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन काम करता है, अनबैलेंस्ड फोर्स काम करता है, तो सरफेस का मॉलिक्यूल मोर इनर्जेटिक होता है और वो चाहता है कि उसका एनर्जी रिड्यूस हो, यानी अनबैलेंस्ड फोर्स जो है वो बैलेंस हो जाए। इसके लिए वो गैस मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा, जिससे उसका अनबैलेंस्ड फोर्स थोड़ा बैलेंस भी होगा और उस अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होगा, यानी जो एनर्जी उसके पास था वो घट जाएगा। तो सरफेस पर यही फिनोमेनन होता है। इतनी बात समझ गए बच्चों, कोई दिक्कत है? चलो इसको आप समझने के लिए नोट कर सकते हो थोड़ी देर, है ना। तो चलिए इसको थोड़ा हम और फ्रेशली बना देते हैं। तो बच्चों ऊपर में हम लोग एयर मान लेते हैं, नीचे मान लेते हैं वाटर ही, ये पूरा वाटर का ये सरफेस लेयर हो गया, सरफेस लेयर। तो नीचे वाला कहलाएगा हमारा बल्क फेज, ये पूरा वाटर है लिख दिए हैं, ऊपर एयर है। तो ये सरफेस टेंशन की वजह से रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, जबकि बल्क में जो मॉलिक्यूल होगा उस पर सिमेट्रिकल फोर्स काम करेगा, मतलब सभी डायरेक्शन में इक्वल फोर्स काम करेगा, ठीक है। जबकि सरफेस पर जो मॉलिक्यूल होगा उसका एनर्जी हायर होगा,
हायर एनर्जी एट बाउंड्री मॉलिक्यूल्स, बाउंड्री मॉलिक्यूल्स पर एनर्जी अधिक होगा और वो चाहेगा एनर्जी उसका कम हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और इसी सरफेस टेंशन की वजह से ही वाटर या कोई भी लिक्विड का जो ड्रॉप होता है वो स्फेरिकल शेप एक्वायर करता है, क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण चाहेगा सब्सटेंस वो मिनिमम सरफेस एरिया मतलब मिनिमम एरिया या मिनिमम वॉल्यूम एक्वायर करे। तो हम जानते हैं किसी भी सब्सटेंस का मिनिमम वॉल्यूम स्फेरिकल शेप में ही होगा, और सरफेस टेंशन की वजह से ही ये वाटर या अदर लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो है वो स्फेरिकल शेप में रहता है। तो बच्चों अभी तक जो मैंने आपको समझाया उन सारे पॉइंट्स को हमने यहाँ नोट कर दिया। पहले ही बता दिए इस चैप्टर के शुरुआत में ही क्या करना है, हमको कहानी की तरह सारी बातों को सुनना है। ठीक है, और इसी तरह हम उसे बोर्ड पर नोट कर देंगे। आप सुनिए, वही सेम चीज़ बोर्ड पर लिखा हुआ होगा, इसे कॉपी पर नोट कर लेना है और एक बार पढ़ लेना है इसे। ठीक है, चलो देखो, सरफेस केमिस्ट्री डील्स with the phenomenon that occurs at the surface or interface। सरफेस इंटरफेस एक ही चीज है, सरफेस को इंटरफेस भी बोलते हैं। दैट इज एट बाउंड्री सेपरेटिंग टू बल्क फेजेज। एक ऐसे प्लेन को, एक ऐसे सरफेस को इंटरफेस जो दो बल्क फेज को अलग करता हो। ठीक है, उसी प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस या इंटरफेस, है ना। और सरफेस पर जितने भी प्रकार के प्रोसेसेस या फेनोमेनन घटित होते हैं उन्हीं फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं सरफेस फेनोमेनन। और उन सारे फेनोमेनन का जिस ब्रांच में हमें स्टडी करेंगे वो कहलाता है सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, क्लियर है। लिक्विड और गैस, है ना, सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और गैस, इसके बीच सेपरेशन होगा, यानी बाउंड्री आपको दिखेगा। मान लो कि एक कंटेनर में हम लिक्विड ले लिए हैं, उसके ऊपर गैस है, तो सेपरेशन तो साफ साफ दिखेगा। लेकिन गैस और गैस के बीच किसी प्रकार का कोई इंटरफेस या सरफेस नहीं बनेगा। अब नीचे एक गैस ले लेंगे, ऊपर दूसरा गैस ले लेंगे, तो क्या वहाँ सरफेस इंटरफेस बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि गैस जो है आपस में कंप्लीटली मिक्सेबल होते हैं, एक दूसरे में कंप्लीटली मिल जाते हैं, तो वहाँ पर सरफेस या इंटरफेस बनने का सवाल ही नहीं होता है। दूसरा पॉइंट वही लिखा हुआ है, नो इंटरफेस एग्जिस्ट बिटवीन गैसेज बिकॉज दे आर कंप्लीटली मिक्सेबल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द मॉलिक्यूल्स दैट आर सिचुएटेड एट द सरफेस आर नोन टू बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम दोज इन द बल्क। यानी जो सरफेस पर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, और जो बल्क में नीचे मॉलिक्यूल होते हैं, बल्क का मॉलिक्यूल अलग टाइप का एक्सपीरियंस फील करेगा, और जो सरफेस पर मॉलिक्यूल होते हैं उनका थोड़ा अलग बात होता है, वो डिफरेंट होते हैं। सरफेस के मॉलिक्यूल, उन पर अलग टाइप का एनर्जी होता है, अलग टाइप का अनबैलेंस्ड फोर्स काम करता है, जबकि नीचे वाले मॉलिक्यूल्स जो बल्क में रहेंगे उस पर सिमेट्रिकल बैलेंस्ड फोर्स काम करेगा, कम एनर्जी वाला होगा वो। ठीक है, molecules present at the surface experiences unbalanced attractive force resulting in a net inward pull। यानी सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स उपस्थित है ना, वो अनबैलेंस्ड एट्रैक्टिव फोर्स नीचे की तरफ काम करता है, यानी नेट इनवर्ड पुल वो फील करता है, अट्रैक्शन। दिस प्रोड्यूस सरफेस टेंशन। इसी नेटवर्क इनवर्ड एट्रैक्शन की वजह से सरफेस पर टेंशन यानी फोर्स लगता है, जिसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन बल्क फेजेज एक्सपीरियंस बैलेंस्ड फोर्सेज। यानी बल्क फेज जो नीचे से, मान लो जैसे ये कंटेनर है, उसमें पानी भरे, तो पानी के अंदर की हम बात कर रहे हैं, उसमें जो कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा वो नेट चारों तरफ उस पर जो फोर्स काम करेगा बैलेंस्ड सिमेट्रिकल फोर्स काम करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, है ना। इसका मतलब है कि जो बल्क में मॉलिक्यूल्स होंगे अंदर में, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है, क्योंकि चारों तरफ उस पर एक ही जैसा फोर्स काम करता है, सभी डायरेक्शन में इक्वल फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स काम करता है। यानी कहने का मतलब कि बल्क में उपस्थित मॉलिक्यूल्स का ये इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है।
सरफेस टेंशन एक्सप्रेसेस द फोर्स विथ विच द सरफेस मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। सरफेस टेंशन किसे बोलते हैं हम लोग? सरफेस टेंशन एक्सप्रेसेस द फोर्स विथ विच द सरफेस मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर। सरफेस पर जो मॉलिक्यूल उपस्थित हैं उसके नीचे जो और मॉलिक्यूल है या कोई भी मॉलिक्यूल के आसपास जो मॉलिक्यूल होंगे वो जो नेट इनवर्ड अट्रैक्शन फील कराता होगा सरफेस के मॉलिक्यूल को, उसे हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं। ड्यू टू सरफेस टेंशन द ड्रॉप ऑफ लिक्विड टेंड टू एक्वायर ए स्फेरिकल शेप। सरफेस टेंशन की वजह से ही किसी भी लिक्विड का जो ड्रॉप होगा वह स्फेरिकल शेप एक्वायर करता है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो, या फिर वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक जो है एडजॉर्प्शन, उसको स्टडी करते हैं। एडजॉर्प्शन देखो यहाँ ए डी लिखा हुआ है, डी नॉट बी, डी। एब्जॉर्प्शन अलग चीज है, एडजॉर्प्शन अलग चीज है, ठीक है। दोनों में अभी हम लोग फर्क भी समझेंगे, धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण समझो, बताते हैं। चौक खल्ली, ठीक है। अगर आप उसे चौक को किसी कलर्ड मटेरियल, मान लो कि पानी में हमने ब्लू कलर को घोल दिया, मान लो जो पेन का जो पेन है ना, पेन जिसे लिखते हैं हम लोग, उसके इंक को हमने पानी में डाल दिया, तो पानी आपका ब्लू कलर हो गया, ठीक है, या ब्लैक पेन जैसा भी हो। अब चौक को लेकर के आप उसमें डाल दीजिए, ठीक है, और उसको निकाल दीजिए, है ना। थोड़ी देर उसमें रहने के बाद चौक को निकाल दीजिए। अब देखिए उसको ध्यान से आप, तो आपको चौक जो है ब्लू कलर का दिखेगा ऊपर से, उसका सरफेस ब्लू हो चुका है, ठीक है। उसको तोड़ के देखिए आप, सरफेस मतलब चौक को तोड़ दीजिए और अंदर देखिए, अंदर आपको ब्लू नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर आपको भींगा हुआ दिखेगा, वेटेड दिखेगा, वो वेटेड होगा। वो क्या मतलब निकला इसका यहाँ पर कि चौक को जो हमने कलर्ड वाटर में डाला तो वाटर का जो मॉलिक्यूल्स था उसका एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन, वाटर मॉलिक्यूल सरफेस को पार करके चौक के अंदर चला गया, बल्क में भी चला गया, ये कहलाता है एब्जॉर्प्शन। लेकिन जो कलर्ड पार्टिकल था वाटर में वो तो चौक के अंदर नहीं गया, वो चौक के सरफेस पर ही चिपक कर रह गया। कलर्ड पार्टिकल्स ब्लू कलर वाला, इसी को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। यानी वाटर का जहाँ एब्जॉर्प्शन हुआ है तो कलर्ड पार्टिकल का चौक के सरफेस पर एडजॉर्प्शन हुआ है। अब समझ में आया? एडजॉर्प्शन क्या है? एक सरफेस फिनोमेनन है। यानी कहने का मतलब कि जो बल्क फेज होगा सॉलिड या लिक्विड, वो क्या करता है कि गैस या किसी दूसरे सब्सटेंस को अपने सरफेस पर अट्रैक्ट करके रिटेन कर लेता है। मतलब अट्रैक्ट करेगा पहले, फिर अपने सरफेस पर चिपका लेगा, अंदर नहीं जाएगा। वो अंदर चला गया तब तो वो एब्जॉर्प्शन कहलाएगा, सरफेस पर ही चिपक के रिटेन होकर रह जाएगा, वो कहलाएगा एडजॉर्प्शन। ठीक है, एडजॉर्प्शन समझ में आया? किसे कहेंगे? सो एक सरफेस फिनोमेनन है जिसमें कोई सब्सटेंस जो होगा वो केवल सब्सटेंस जो है वो अट्रैक्ट होगा और बल्क फेज के सरफेस पर रिटेन हो जाएगा। क्लियर हुई बात यहाँ तक? चलिए इसी चीज को हम लोग लिखेंगे अभी। तो बच्चों इस फिगर को ध्यान से समझना है हमें। देखो ये जो है यहाँ पर आपको स्फेरिकल बॉल दिख रहे होंगे, ये मान लेते हैं कोई सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, और ऊपर में गैस रखा गया है ना। कंटेनर होगा, किसी कंटेनर में सारा प्रोसेस हो रहा है, ऊपर गैस है। अब क्या होगा कि जो गैस का मॉलिक्यूल्स होगा, आप देख रहे होंगे ऊपर गैस है और जो सबसे ऊपरी लेयर है स्फीयर का, उसमें आपको डार्क सर्कल दिख रहा होगा। वो ये चीज है कि जो गैस है ना इस सरफेस पर आके एडजॉर्ब हो गया है, ठीक है, अंदर नहीं घुसा हुआ है, सरफेस पर सारा गैस मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे जमा हो रहा है, ठीक है। अब खुद से सोचो कि जब सॉलिड का सरफेस फ्री रहा होगा, पूरा फ्री सरफेस रहा होगा, और ऊपर में अगर गैस होगा तो शुरू में तो सरफेस फ्री है, तेजी से एडजॉर्प्शन स्टार्ट हो गया होगा। अब जैसे जैसे सरफेस भरते चला जाएगा
एड्जॉर्प्शन का रेट घटते चला जाएगा, सरफेस फील्ड होते जाएगा, तो शुरू में जितना तेजी से एड्जॉर्प्शन स्टार्ट हुआ होगा, क्या समय के साथ उसी रेट से एड्जॉर्प्शन होता रहेगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? धीरे धीरे सरफेस जो है गैस के मॉलिक्यूल के द्वारा तो एक्वायर होते चला जा रहा है, तो धीरे धीरे सरफेस कम अवेलेबल होगा, एड्जॉर्प्शन का रेट भी घटेगा। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि सरफेस पर जो है गैस का कंसंट्रेशन हायर हो जाएगा, यानी ऊपर में गैस का कंसंट्रेशन जो है तो रहेगा ही, लेकिन सरफेस पर जो है कंपैरेटिवली गैस के रिस्पेक्ट में ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, मूवमेंट कम हो रहा है ना सरफेस पर, सारा मॉलिक्यूल ताकि वहाँ पर चिपक रहा है एक वीक फोर्स के द्वारा। वह फोर्स हो सकता है वीक वांडरवाल फोर्स हो, या हो सकता है ये गैस एक ऐसा सब्सटेंस हो जो इस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके बॉन्ड बना ले। दोनों संभावना है। पहले तो वो वीकली अट्रैक्ट होकर सरफेस पर रिटेन होगा, अगर वहाँ केमिकल बॉन्डिंग की संभावना नहीं है तो केवल वीक फोर्स से वो सरफेस पर चिपक के रह जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल एड्जॉर्प्शन। लेकिन अगर ये जो रिटेन हुआ सरफेस पर, अगर वो इसके साथ रिएक्शन करके बॉन्डिंग कर लिया तो उसे हम लोग कह देंगे केमिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब सरफेस पर गैस का कंसंट्रेशन हाई होगा। ठीक है, अब जो सब्सटेंस एड्जॉर्ब होगा उसको बोला जाता है एड्जॉर्बेट, और जिस सब्सटेंस पर एड्जॉर्ब होगा उसको बोलते हैं एड्जॉर्बेंट। यानी यहाँ जो सॉलिड सब्सटेंस है जिस पर एड्जॉर्प्शन होना है उस सब्सटेंस को बोलना है एड्जॉर्बेंट, और जिस सब्सटेंस का एड्जॉर्प्शन होगा उस सब्सटेंस को कहेंगे एड्जॉर्बेट। मान लेते हैं सॉलिड का है, पूरा बल्क सॉलिड है, ये सॉलिड हमारा एड्जॉर्बेंट कहलाएगा, जबकि गैस क्या कहलाएगा, एड्जॉर्बेट। क्लियर है? अब ये गैस मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हुआ, सरफेस पर रिटेन हुआ, अगर वीक फोर्स से रिटेन होकर रह गया तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन, लेकिन अगर वो गैस मॉलिक्यूल सॉलिड के साथ केमिकली रिएक्ट कर जाता है उसे कहेंगे केमिकल एड्जॉर्प्शन। ठीक है, लिखिए एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस। अब समझो कि चूंकि ये गैस मॉलिक्यूल एक वीक फोर्स से सॉलिड सरफेस से जुड़ गया है, तो सीधी सी बात है कि ये जुड़ा हुआ रिवर्स भी हो सकता है, उड़ भी सकता है। क्यों? मान लो कि जब गैस इस पर एड्जॉर्ब हुआ होगा तो कोई टेम्परेचर होगा, अगर हम टेम्परेचर घटा देते हैं तो और ज़्यादा जो है गैस सरफेस पर एड्जॉर्ब होते चला जाएगा। अगर हम प्रेशर बढ़ा देंगे तो और ज़्यादा जो गैस है वो सरफेस पर एड्जॉर्ब होगा। इसी का उल्टा काम कीजिए, टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जो गैस यहाँ एड्जॉर्ब हुआ था वो तो टूटना शुरू कर देगा, क्योंकि लो टेम्परेचर पर मान लो एड्जॉर्ब हुआ है, और टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देंगे तो जो गैस एड्जॉर्ब हुआ तो एस्केप कर जाएगा। ठीक है, या प्रेशर अगर हम घटा देंगे, प्रेशर घटा दे, मान लो जिस प्रेशर पर एड्जॉर्ब होना शुरू हुआ कुछ तो एड्जॉर्ब हो गया, अगर हम प्रेशर को और रिड्यूस कर देंगे तो एड्जॉर्ब गैस बाहर निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब कि एड्जॉर्प्शन का एक रिवर्स प्रोसेस भी होता है जिसे डिजॉर्प्शन बोलते हैं। डिजॉर्प्शन, डिजॉर्प्शन, ये डिजॉर्प्शन क्या है, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन। जिस टेम्परेचर और प्रेशर पर ये गैस मॉलिक्यूल सॉलिड के सरफेस पर एड्जॉर्ब हुआ है, टेम्परेचर बढ़ा दें, प्रेशर घटा दें तो एड्जॉर्ब गैस डिजॉर्ब हो जाएगा, यानी जो एड्जॉर्ब हुआ है वो अलग हो जाएगा फिर सॉलिड सरफेस से। ठीक है, आई बात समझ में? तो जब सिस्टम ये इक्विलिब्रियम में आ जाता है ना, तो समझो वहाँ एड्जॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन का रेट बराबर हो जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब वही ना हुआ, शुरू में क्या बताया कि इसका एड्जॉर्प्शन का रेट फास्ट होगा क्योंकि पूरा सरफेस खाली है, एड्जॉर्प्शन तेजी से हो रहा है। जैसे जैसे सरफेस भरते चला जाएगा, अवेलेबल सरफेस कम होते चला जाएगा, तो एड्जॉर्प्शन का रेट घटते चला जाएगा। ठीक है, और अल्टीमेटली कि ऐसा स्टेज आ जाएगा जब एड्जॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन का रेट बराबर हो जाएगा। जिस रेट से गैस इस पर एड्जॉर्ब होगा उसी रेट से डिजॉर्ब, फिर एड्जॉर्ब, फिर डिजॉर्ब। दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी एट इक्विलिब्रियम द प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन बिकम्स इक्वल टू द प्रोसेस ऑफ डिजॉर्प्शन। समझे? कोई दिक्कत है? एड्जॉर्प्शन समझ में आया, डिजॉर्प्शन समझ में आ गया? चलिए इन सारी बातों को हम लोग अब लिखेंगे। तो बच्चों
अभी जो आपको समझा रहे थे एडजॉर्प्शन के बारे में, उसको हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में लिखा है। शुरू में ही बता चुके थे इस चीज़ को, कहानी की तरह सुनना है, नोट करना है। इसको नोट कीजिए। देखो क्या है सो, इस फिगर को भी आप नोट कर लीजिएगा, इमेज को। द फेनोमेनन ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड रेदर देन इन द बल्क रिजल्टिंग इनटू ए हायर कंसंट्रेशन of molecules on the surface is called adsorption। समझिए, बहुत आसान चीज है कि कोई सब्सटेंस है जिसके मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट किया जा रहा है किसी सॉलिड या लिक्विड के द्वारा। यानी ये समझो कि जो एडजॉर्बेंट होगा ना, ये एडजॉर्बेंट, ये हमारा सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, गैस नहीं होगा। और जो एडजॉर्बेंट होगा वो सॉल्यूशन हो सकता है, कोई लिक्विड हो सकता है या गैस होगा। अगर ये लिक्विड होगा तो ये सीधी सी बात है, ये भी हमारा लिक्विड या सॉलिड होगा। यानी तय दिमाग में बैठा लो, एडजॉर्बेंट जो होता है, जो एडजॉर्ब करेगा वो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, और जिसका एडजॉर्प्शन होगा वो गैस होता है मैक्सिमम केस में। किसी में हम लोग सॉल्यूशन भी समझेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि जो गैस है या जो सब्सटेंस है जिसका एडजॉर्प्शन होना है, तो वैसा फेनोमेनन एडजॉर्प्शन कहलाता है जिस फेनोमेनन में हम लोग जो सब्सटेंस होगा, सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट होंगे और सरफेस पर रिटेन होगा। किसके सरफेस पर? सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पर। बात समझ रहे हैं? और वो जो मॉलिक्यूल होगा बल्क में नहीं जाएगा, यानी सॉलिड या लिक्विड के अंदर नहीं घुसेगा, वो केवल सरफेस पर ही अट्रैक्ट होकर के रिटेन हो जाएगा, जिसकी वजह से सरफेस पर कंसंट्रेशन जो है उस गैस का जिसका एडजॉर्प्शन हुआ है उसका कंसंट्रेशन सरफेस पर हाई हो जाएगा। इसी पूरे फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं? एडजॉर्प्शन। 3 लाइन, सब्सटेंस का अट्रैक्शन, देन रिटेंशन, यानी उसके सरफेस पर अट्रैक्ट होगा, रिटेन होगा, है ना, और सरफेस पर उसके बीच एक फोर्स काम करना शुरू करेगा जिससे सरफेस पर कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा। यही प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस कहलाता है एडजॉर्प्शन का, है ना। यहाँ तो क्लियर है? द सब्सटेंस एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस, यानी वह सब्सटेंस जो सरफेस पर एडजॉर्ब हुआ है उसको एडजॉर्बेट कहना है, और जिस सब्सटेंस का एडजॉर्प्शन हुआ है किसी के सरफेस पर वो कहलाता है एडजॉर्बेंट। बात को समझे? जो सब्सटेंस एडजॉर्ब हुआ है वो एडजॉर्बेट कहलाएगा, जिस सब्सटेंस पर एडजॉर्प्शन हुआ है वो सब्सटेंस कहलाएगा एडजॉर्बेंट। जैसे मान लो सॉलिड सरफेस है, सॉलिड है, उस पर गैस है, तो गैस का एडजॉर्प्शन होगा तो गैस कहलाएगा एडजॉर्बेट, ये सॉलिड सब्सटेंस कहलाएगा एडजॉर्बेंट। क्लियर है? अब एडजॉर्बेंट क्या है पता चल गया। इसका कुछ उदाहरण है, जैसे चारकोल। चारकोल का भी बहुत सारा टाइप होता है, एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है, या एनिमल चारकोल, या कोकोनट चारकोल, या बोन चारकोल, या ब्लड चारकोल। सिंपली हम सभी को चारकोल बोल देते हैं। जैसे आप एक्टिवेटेड चारकोल के बारे में निश्चित सुने होंगे, टीवी में, टीवी जो हम लोग देखते हैं टेलीविज़न, उसमें एडवर्टीजमेंट आता है पॉन्ड्स का फेस वॉश, है ना। जैसे मान लो कि हम लोग मार्केट कहीं जाते हैं घूमने के लिए कहीं भी, ठीक है, तो जब घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि हमारे पूरे फेस पर डस्ट पार्टिकल पूरा जमा हो गया है। क्या वो डस्ट पार्टिकल फेस को पार करके अंदर हमारे मुंह में घुस जाता है क्या? ऐसा तो नहीं होता है ना, सरफेस पर ही रहता है वो। फिर हम लोग क्या करते हैं, फेस वॉश या साबुन से उसे धो लेते हैं तो सारी गंदगी साफ हो जाती है ना। तो डस्ट का जो हमारे फेस पर चिपक गया वो एडजॉर्प्शन ही है, क्योंकि वो डस्ट अंदर नहीं गया है, वो एडजॉर्प्शन का एक एग्जाम्पल हो गया समझो। तो आप टीवी में ऐड दिखते होंगे कि एक ग्लास रहता है, ठीक है, उसमें ब्लैक ब्लैक कुछ पूरा धुआं टाइप का या लिक्विड कुछ रहता है, उसमें इतना बड़ा स्फेयर ब्लैक कलर का डाल देता है तो देखते होंगे कि पूरा डस्ट को वो अपने में खींच लेता है, ठीक है ना। एक्टिवेटेड चारकोल भी वहाँ यूज़ करते हैं, पॉन्ड्स फेस वॉश आता है उसमें एक्टिवेटेड चारकोल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। आई बात समझ में?
तो वो एक्टिवेटेड चारकोल या कोई भी टाइप का चारकोल हो, एनिमल चारकोल हो, ब्लड चारकोल हो, बोन चारकोल हो, कोकोनट चारकोल हो, कोकोनट नारियल के ऊपर का जो हार्ड वाला छिलका होता है उससे फिर हम लोग चारकोल बनाते हैं, उसके खूब हाई टेम्परेचर पर हीट करके। लकड़ी वुड चारकोल, लकड़ी को जलाइए, कोयला जो बन जाएगा वो हमारा चारकोल की तरह काम करता है, ठीक है। ये सब हमारा कहलाता है चारकोल, ये एडजॉर्बेंट है। क्लियर हुआ? आई बात समझ में? चलो, उसी प्रकार एल्यूमिना जेल होता है, एल्यूमिना जेल भी एक उदाहरण है एडजॉर्बेंट का। सिलिका जेल होता है, सिलिका जेल आपने देखा होगा कि जब कोई भी आप लेदर का आइटम खरीदते हैं, जूता या चप्पल, उसके साथ आपको देखिएगा कि इतना छोटा सा पैकेट देता होगा। या लेदर का बैग खरीदते हैं, घर में बहुत सारा बैग्स आता होगा लेदर का, या लेदर का कोई भी आइटम खरीदिएगा, या इलेक्ट्रॉनिक कोई सामान खरीदते हैं, लैपटॉप या मोबाइल या कुछ भी, उसके साथ आपको देखिएगा इतना बड़ा रैपर मिलता होगा, 2-3 रैपर या एक रैपर मिलेगा। उसके ऊपर में देखिएगा लिखा रहता है सिलिका जेल या चारकोल लिखा रहेगा। उसको फाड़ के देखिएगा तो छोटा छोटा आपको दानेदार रचना दिखेगी उसके अंदर, ठीक है, वो सिलिका जेल है। उसका क्या काम है भाई? इसलिए काम है कि लेदर के जो डब्बा होते हैं ना, जो हम खरीदते हैं लेदर का सब्सटेंस, उसके अंदर वो डाला हुआ रहता है कि जो मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर अगर उस लेदर के कांटेक्ट में आता है तो सिलिका जेल उस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से लेदर का आइटम जो है मॉइस्चर से ख़राब नहीं होता है। या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान हम खरीदते हैं तो वो भी मॉइस्चर से अफेक्टेड हो सकता है, इसलिए सिलिका जेल का रैपर साथ में दे दिया जाता है कि जहाँ पर आप लैपटॉप या अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान रखिएगा वहाँ पर मॉइस्चर से प्रभावित नहीं होगा वो, क्योंकि वो सिलिका जेल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने सरफेस पर। तो सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, चारकोल, ये सब क्या है? एडजॉर्बेंट है। बेस्ट एग्जाम्पल है ये तीनों एडजॉर्बेंट का। क्लियर है? समझ में आ गई बात? उसके बारे में हमने नीचे लिख दिया है, एडजॉर्बेंट चारकोल हो गया, एल्यूमिना जेल है, सिलिका जेल है, ठीक है। अब देखो, जो सरफेस पर यहाँ गैस या कोई भी पार्टिकल एब्जॉर्ब हुआ, अगर यहाँ पर हम हीट कर दे, इसको हीट करना शुरू करें तो एब्जॉर्ब सब्सटेंस से रिमूव कर जाएगा, या प्रेशर घटा दे तो भी एब्जॉर्ब सब्सटेंस रिमूव हो जाएगा। तो प्रेशर को रिड्यूस करके या हीट करके हम एड्जॉर्प्शन को रिवर्स कर सकते हैं। जो एड्जॉर्प्शन हुआ उल्टा हो सकता है, उस प्रोसेस को बोलेंगे डिजॉर्प्शन। यहाँ वही लिखा हुआ है, देखो, द रिवर्स प्रोसेस दैट इज रिमूवल ऑफ एड्जॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस, यानी सरफेस पर जो सब्सटेंस एड्जॉर्ब हो चुका है उसको रिमूव करना है, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिजॉर्प्शन। जो डिजॉर्प्शन का प्रोसेस कैसे होगा? विच कैन बी ब्राउट अबाउट बाय हीटिंग और रिड्यूसिंग द प्रेशर। हीट करके या प्रेशर को रिड्यूस करके डिजॉर्प्शन के प्रोसेस को कराया जा सकता है। इक्विलिब्रियम स्टेट में एड्जॉर्प्शन डिजॉर्प्शन का रेट इक्वल हो जाता है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? चलो इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो। तो बच्चों, एड्जॉर्प्शन का कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर और समझो। जैसे एनिमल चारकोल को अगर हम लोग मिथिलीन ब्लू में डाल दें तो मिथिलीन ब्लू एक सब्सटेंस है जो ब्लू कलर का होता है। अगर उस सब्सटेंस में हम एनिमल चारकोल डाल दें, ठीक है, तो मिथिलीन ब्लू कलर का जो इंटेंसिटी होता है वो घट जाएगा। क्यों? क्योंकि मिथिलीन ब्लू में जो ब्लू कलर का पार्टिकल्स था वो एनिमल चारकोल के सरफेस पर जाके एड्जॉर्प्शन स्टार्ट होने लगेगा। यानी सारा जो ब्लू पार्टिकल्स था मिथिलीन ब्लू में वो एनिमल चारकोल के सरफेस पर जाकर एड्जॉर्ब हो जाएगा, जिससे मिथिलीन ब्लू का जो कलर है धीरे धीरे तो घटेगा ना, उसका कलर का इंटेंसिटी ब्लू तो कम होते चला जाएगा, क्योंकि सारा ब्लू जो है एनिमल चारकोल पर जाके चिपक गया ब्लू पार्टिकल। एक उदाहरण हमारा यहाँ पर ये हो गया, एनिमल चारकोल को मिथिलीन ब्लू में डालने से मिथिलीन ब्लू कलर का इंटेंसिटी रिड्यूस कर जाता है, घट जाता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम लोग मान लो कि कोई मॉइस्ट गैस है, कोई कंटेनर में मॉइस्ट गैस है, यानी उसमें नमी है, ठीक है, जैसे अभी बरसात के समय में नमी हो जाती है ना, कहीं पर देखते ज़्यादा ह्यूमिडिटी होता है, तो अगर हम सिलिका जेल वहाँ पर यूज करें किसी कंटेनर में, तो सिलिका जेल क्या करता है, सारे मॉइस्ट गैस को, यानी जो मॉइस्चर है, नमी है, उसको अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेता है और गैस हमारा ड्राई हो जाता है। यानी मान लो कि कंटेनर में O2 है, N2 है और मॉइस्चर है, उस कंटेनर में हम सिलिका जेल डाल दिए तो सिलिका जेल क्या करेगा, सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ड्राई गैस बचा केवल O2 और N2,
ठीक है। उसी तरह अगर हम लोग पाउडर्ड चारकोल का इस्तेमाल करें किसी कंटेनर में जिसमें गैस रखा हुआ है, तो पाउडर्ड चारकोल जो है गैस को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, गैस को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे कंटेनर का प्रेशर जो है रिड्यूस कर जाएगा। क्योंकि सारा गैस, बहुत सारा गैस जो है सरफेस पर आके एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो अंडरस्टूड है ना कि कंटेनर का प्रेशर जो है गैस का रिड्यूस हुआ होगा, घटा होगा। तो ये सब कुछ उदाहरण है एब्जॉर्प्शन के, ठीक है, जो आपको सुन लेना था, ध्यान रखना इस चीज़ को सुन करके। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? लिखे दे इसो एग्जाम्पल को, आवश्यकता नहीं इसे लिखने की, सुनने की चीज़ें ये सब कहानी सब है, ठीक है बच्चों। चलो, तो इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग और कंटिन्यू करेंगे एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। करना क्या है आप लोग कि जो भी अभी पढ़ाया गया है, सरफेस केमिस्ट्री शुरुआत में भी बता दिए थे, बहुत ही आसान चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इसमें किसी प्रकार का कोई न्यूमेरिकल नहीं आना है। कोशिश करेंगे एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म में 1-2 न्यूमेरिकल आता है जो कभी पूछा नहीं है, और वो भी न्यूमेरिकल कहिए मोल कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड होगा। अगर मोल कॉन्सेप्ट आपने अच्छे ढंग से पढ़ा है तो इसमें एक आध न्यूमेरिकल अगर आता भी है तो उसी की मदद से हमारा बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो कहानी की तरह इसको बढ़िया ढंग से सुनना है, समझना है, कॉपी और पेन लेके बैठना है, जो लिखते हैं बोर्ड पर इस सब को नोट करते चले जाना है, अच्छे ढंग से नोट्स तैयार करना है। क्योंकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और कंपटीशन में भी हर साल इससे एक क्वेश्चन एटलीस्ट रहेगा ही रहता है। मेडिकल में भी हो, जेईई मेन में हो, सब में इसमें क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अब तो चूंकि बोर्ड में कुछ सिलेबस रिड्यूस किया गया है, रिड्यूस करने के बाद जो बचता है टॉपिक वो हमारे लिए और इम्पोर्टेंट हो गया, उसका मार्क्स बढ़ गया, यानी कम चैप्टर में अब पहले की तरह उतना ही मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। सीधी सी बात है, हर चैप्टर का तो मार्क्स कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ही, इसलिए अब हमारे लिए सारा चैप्टर इस सेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों? तो चलो नेक्स्ट वीडियो का हम लोग वेट करते हैं, उसमें फिर एब्जॉर्प्शन को हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहना है, मेहनत करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।